हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूनिक एसडी सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है, अपने दूसरे चैप्टर का यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ना यानी कहे तो परमाणु की संरचना के बारे में, जिसमें हम आज अपना हो सकता है लास्ट वीडियो लेके आ गए हैं, जिसमें हम पूरा आपको खत्म कर देंगे। जितना भी बचा हुआ शेष पोर्शन है हमारे दूसरे चैप्टर का, उसको हम आज पूरा खत्म कर देंगे। और आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिसको जानना जो भी केमिस्ट्री पढ़ता हो यानी जो जो साइंस पढ़ता हो उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है आज के वीडियो के लिए। ठीक है कि आज के वीडियो में हम ऐसे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। इसके पहले वाले वीडियो में यानी कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कहे तो ऑर्बिटल की साइज कैसी होती है, साइज शेप, इसके बारे में पढ़ा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में, कि कोई भी कक्षक एनर्जी किस प्रकार से रखता है, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, कौन से ऑर्बिटल की कम होती है, कहे तो कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है। ठीक है, इसमें हम जानेंगे ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। इसमें हम ये भी पता करेंगे कि स्प्लिटिंग क्या होती है। ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग भी होती है, सेम ऑर्बिटल्स में भी स्प्लिटिंग होती है। जैसे कहें तो अगर मान लीजिए पी में, एस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, लेकिन पी में अगर कहें 3 ऑर्बिटल होता है, तो डी में होता है 5 ऑर्बिटल, लेकिन इसमें स्प्लिटिंग भी होती है, इसमें भी 2 ऊर्जा स्तर बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमको जो पढ़ना है क्या, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि कक्षकों की ऊर्जाएं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारे लिए एक बात बहुत ही जरूरी है जान लेना, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद ही हम कक्षाओं की ऊर्जाओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं, कक्षाओं की ऊर्जाओं के बारे में हम अच्छे से जान सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि वो टॉपिक कौन सा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए क्या, ये टॉपिक हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि इसको बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो इससे पहले से ही पता चल सकता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कुछ तो बात होगी कि हाँ, अभी तक तो हमको नाभिकीय आवेश सिर्फ बताया गया था न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या है, ये क्या नई चीज जोड़ दी गई कि जो नाभिक के पहले जोड़ दी गई, नाभिकीय चार्ज के पहले जोड़ दी गई, तो नाभिकीय आवेश के पहले जोड़ दी गई, जिसका नाम है प्रभावी। इसका मतलब कुछ तो प्रभाव होगा, किसी न किसी तो अलग चीज का प्रभाव उस नाभिक के आवेश पे होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सबसे पहले तो आपको बताऊं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इसको भी पढ़ने से पहले एक बात जान लेना जरूरी है कि स्क्रीनिंग क्या होती है। कहें तो शिल्डिंग। स्क्रीनिंग से तो आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन शिल्डिंग कहने से आपको अच्छे समझ में आ सकता है। शिल्डिंग मतलब क्या, रक्षा करना, बचाव किसी चीज से। जैसे कहे तो ओजोन परत क्या है, जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित है ओजोन परत, वो क्या करती है, हम शिल्डिंग ही तो करती है हमारी, है तो हमारी रक्षा ही करती है। किसे, परावैंगनिक किरणों से जो सूर्य से आती हैं उन्हीं से हमारी रक्षा करती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी बात आएगी कि स्क्रीनिंग या कहे तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। तो क्या कहेंगे, अगर हम ओजोन के सापेक्ष देखें तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या कहेंगे कि हाँ, उस ओजोन लेयर के द्वारा जो परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा की जाती है उसको ही हम बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। तो ठीक उसी तरीके से हमारे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की कक्षाएं पाई जाती है, सेल पाए जाते हैं, उनके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं या जो सेल ही होते हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो भी अपने बाहरी वाले कहे तो जो उनसे दूर के इलेक्ट्रॉन्स हैं या उनसे दूर की कक्षाएं हैं, उनके लिए उस न्यूक्लियस से, उस एटम के न्यूक्लियस से रक्षा करती है। न्यूक्लियस का जो नेट चार्ज होता है, जो कहे तो अट्रैक्शन होता है, उससे उस बाहरी इलेक्ट्रॉन की रक्षा करती है। उसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। जैसे बात करें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको समझाओ। देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस रहा, ठीक है, अगर हम इसको न्यूक्लियस मानते हैं, फिर इसमें हम कहते हैं कि एक कक्षा ये रही, एक कक्षा ये रही बाहर की। ठीक है, तो अब बात करेंगे स्क्रीनिंग होती क्यों है भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ये स्क्रीनिंग क्यों होती है, क्यों ये इलेक्ट्रॉन की रक्षा कर रहा है। तो देखिए क्या कारण है, यहाँ पे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुआ, एक अगला इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने अलग अलग कक्षाओं में 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। लेकिन अब बात करें कि इन इलेक्ट्रॉनों पे क्या शिल्डिंग किस प्रकार से हो रही है। तो देखिए, जब ये तो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कोई फर्क नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे पहली बात तो ये एक सेम चार्ज है, इन पे सब पे निगेटिव चार्ज है। तो बात करें जब निगेटिव चार्ज होगा, हमने शुरू में कहे तो शुरुआत में हमने पढ़ने से पहले बताया था कि सेम चार्जेस होते हैं, सब जानते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कहे तो प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर डिफरेंट चार्ज होगा यानी अलग अलग आवेश होगा तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है, तो बात करें तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे बात करिए। देखिए,
ये तो जो चार्ज यहाँ से इस आयस पे लगेगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज लगेगा, कहे तो जो अट्रैक्शन फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, क्या कह सकते हैं हम कि इस इलेक्ट्रॉन पे भी वही लगेगा? क्या ये संभव है कि वही जो फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस के द्वारा यानी इस नाभिक के द्वारा लग रहा है, वो तो इस इलेक्ट्रॉन पे बराबर लगना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहे तो एक प्लेट बन रहा है ना, है ना, एक प्लेट की तरह काम कर रहा है कि हाँ एक प्लेट के रूप में कि इससे एनर्जी को बाहर यानी जो उसकी अट्रैक्शन फोर्स यानी उसका फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको खींचने की क्षमता इलेक्ट्रॉन की वो कुछ कम कर रहा है। अगर हम माने कि ये मान लीजिए हमारा ये कहते हैं इसको हम सूर्य है, ठीक है, सूर्य के अगर हम इसको सूर्य बोल दें और इसको बोल दें ये ओजोन परत है और ये हमारी पृथ्वी कहते हैं, तो बात तो हुई ना कि सूर्य से किरणें निकली जिसको ओजोन परत ने रोक लिया, ठीक, उन परावैज्ञानिक किरणों को ओजोन परत ने रोका, लेकिन जो शेष हुई वो ही यहाँ तक जा पाई यानी वो ही पृथ्वी तक पहुंच पाई। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यानी न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस बाहरी इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ रोक दिया जाएगा। कहे तो ज्यादा ना कहे तो हल्का सा, बहुत हल्का ही रोका जाएगा, लेकिन जो इस पे लगना चाहिए वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसने कुछ सील्ड कर दिया, नहीं कहे तो स्क्रीन कर दिया, उसको रोक दिया स्क्रीन बना के। तो इसी को बोलते हैं टोटल की ये है स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्क्रीनिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं। किसका? इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट है किसके लिए? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है कि ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को के पास पहुंचने वाली अट्रैक्शन एनर्जी यानी कहे तो अपने पास खींचने की जो क्षमता इस न्यूक्लियस की जो क्षमता अपने पास खींचेंगे उसको कम कर रहा है। अट्रैक्शन फोर्स यानी कह सकते हैं आकर्षण बल, ये जो इस इलेक्ट्रॉन के लिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वो न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाला कम कर रहा है उसको। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इसी को बोलते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम, देखिए कि क्या लिखा गया डेफिनेशन में इसकी, कि किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए क्या है, द इलेक्ट्रॉन इन, देखिए यहां से, द इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। बताया ना कि जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, हम जानते हैं कि एटम के अंदर कई कक्षाएं होती हैं, कई सेल होते हैं, सेल के अंदर कई सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर कक्षाएं होती हैं, तब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से कि जो आउटर सेल होगा यानी बाहर वाला सेल जो होगा उसमें क्या, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज। मैंने यहाँ फिगर में बताया कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो टोटली फुल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का नहीं अट्रैक्ट करेगा, नहीं एक्सपीरियंस करेगा, कहीं तो उस पर कोई फुल प्रभाव नहीं पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन का, यानी उस न्यूक्लियस का जो फुल पॉजिटिव चार्ज का प्रभाव होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे नहीं पड़ेगा। आगे देखिए क्या, द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर सेल। बात मैंने बताया कि जो अंदर वाला सेल है यानी ये जो न्यूक्लियस और ये जो अंदर वाला सेल है इस पे जो इलेक्ट्रॉन है, इस पे देखिए जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर सेल यानी इस अंदर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी के कारण इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन यानी इसको आउटर सेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट नहीं पड़ पा रहा है। ठीक, यही बात है। फिर देखिएगा, द इफेक्ट विल लोअर ड्यू टू द पार्शियल स्क्रीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बताया ना कि क्या, पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस बाय द इनर सेल स्क्रीनिंग, इसका स्क्रीन का है तो एक स्क्रीन बनाया गया, वही ये एक स्क्रीन बना के इसने इस न्यूक्लियस को ढक दिया, जिससे कि जो इससे अट्रैक्शन फोर्स निकला न्यूक्लियस का टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट पड़ना चाहिए था बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे वो कुछ कम हो गया क्योंकि उसके अंदर पास एक स्क्रीन बन गई। ठीक है, फिर क्या, वही बता रहा है कि द इफेक्ट विल बी लोअर्ड, जो इफेक्ट होता है वह कम हो जाता है ड्यू टू द पार्शियल स्क्रीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उस पॉजिटिव चार्ज यानी पार्शियल स्क्रीनिंग कहे तो हल्का, पूरा तो कहा नहीं कि टोटली स्क्रीनिंग, पार्शियल स्क्रीनिंग, इसलिए हल्का स्क्रीन बना के ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, की हल्का ही कहे तो हल्की शील्ड बनाई गई, हल्की स्क्रीन बनाई गई जिससे कि और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो हो वो यानी जो और ज्यादा इफेक्ट हो वो पास हो जाए, कुछ ही रुका है यानी कुछ ही रुके। ठीक है, तो देखिए और क्या, दिस इज नोन एज द शील्डिंग ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। बताने की यही, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द स्क्रीनिंग या शील्डिंग या स्क्रीनिंग कुछ भी बोल सकते हैं, शील्डिंग ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। यही मैंने बताया कि इसी को हम बोलते हैं कि उस इनर सेल के इलेक्ट्रॉन का कहे तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन का कहे तो स्क्रीनिंग, देखिए शील्डिंग यानी उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग किसके द्वारा,
अंदर वाले इलेक्ट्रॉन यानी अंदर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके द्वारा उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए शील्ड का काम किया जा रहा है, यानी उसकी रक्षा की जा रही है। तो वही कि इस पूरी प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को उसका पॉजिटिव आवेश को पूरा ना वहां तक पहुंचने देना ही कहलाता है शील्डिंग ऑफ आउटर, यानी बाहर वाले कोष का शील्डिंग। बाहर वाले कोष के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी शील्डिंग किसके द्वारा? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन यानी अंदर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके द्वारा उसकी शील्डिंग को कहा जाता है, यानी रक्षा इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या है कि अब बात आई कि अब ये प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ तो हमने स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ा कि हाँ स्क्रीनिंग क्या होती है। अब देखिए कि ये पॉजिटिव न्यूक्लियर यानी ये प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, यानी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। देखिए, द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब ये जो टोटल नेट पॉजिटिव चार्ज, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो टोटल पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी इस पे जो न्यूक्लियस का पूरा जो नेट कहे तो इस स्क्रीनिंग को हटाने के बाद, यानी स्क्रीन के जो रुका गया, यानी स्क्रीन पे जो रुका उसके बाद जो नेट शेष बचा हुआ इस पे एक्सपीरियंस कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं हम प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी ये प्रभाव पड़ा ना किसका? इनर इलेक्ट्रॉन में जो उपस्थित, इनर सेल में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन थे उनका प्रभाव पड़ा इस नाभिकीय आवेश पे, है ना। जो नाभिकीय आवेश इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे लगना चाहिए था, यानी बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन पे लगना चाहिए था, उस पर कुछ प्रभाव पड़ा किसका? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन सेल, यानी अंदर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रस्तुत है, तो उसी को की जो नेट चार्ज यानी जो टोटल चार्ज इस पे लगेगा, एक्यूरेट चार्ज, उसी को हम बोलेंगे क्या? प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसका सिंबल जो होता है ये देखिए जेड इफेक्टिव, इसको लिखते हैं जेड इफेक्टिव, मतलब जेड नाभिकीय आवेश को हम जेड से दिखाते हैं, लेकिन इफेक्टिव लगा दिया है ताकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता चले, हाँ प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो ये थी पूरी बात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए। इसका एक फार्मूला भी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे जरूरत नहीं इसकी, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तब इसके फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको निकालना भी आता है, पेपर में दे दिया जाता है कि आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो ये थी पूरी बात। अब हम बात करेंगे कि कक्षकों की ऊर्जाएं किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से कक्षकों की ऊर्जाएं बराबर होती है, किस प्रकार से कक्षकों की ऊर्जाएं कम, कक्षकों की ऊर्जाएं ज्यादा या तो बराबर। इसके सभी क्रम को हम अभी देखते हैं इस कक्षकों की ऊर्जाओं के बारे में। उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी था, जिसको मैंने बता दिया, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। एक बार और बता देता हूँ, इसी फिगर से देख लीजिए। ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है, जो इसका टोटल चार्ज होगा, क्या वो पूरा आवेश इस पर जाएगा? नहीं, क्योंकि बीच में ये इलेक्ट्रॉन की एक सेल और जो बाहर वाला सेल होगा उसके अंदर तो कई सेल होंगे, तो उन सभी सेल्स में तो मैंने एक दिखाया, लेकिन उसके अंदर कई सेल होंगे, तो सभी से कुछ ना कुछ कम होता जाएगा। ठीक है, हर जगह स्क्रीन बनेगी। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन बनाई, लेकिन जब ढेर सारे सेल्स होंगे तब तो उसके अंदर जो बाहर वाला सेल होगा उसके पहले बहुत से सेल होंगे, यानी कई स्क्रीन बन जाएंगी। तब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो ऊर्जा लगेगी, यानी जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा न्यूक्लियस का, वो और भी कम होगा, तो और भी लोअर्ड होगा। ठीक है, तो ये बात की ये जो इसका जो नेट चार्ज इस पे लगेगा, यानी न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव नेट चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन यानी बाहर वाले सेल पे लगेगा, उसी को हम बोलेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, ये थी पूरी बात। अब हम बात करेंगे कक्षकों की ऊर्जाओं के बारे में। तो देखिए, अब हम बात करें कक्षाओं की ऊर्जाओं के बारे में, यानी कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो पहले तो हम H एटम को लेकर बात करते हैं, यानी हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम क्या होता है, यानी हाइड्रोजन एटम के पास सबसे छोटी कक्षा होती है, कहे तो सिर्फ एक कक्षा, जिसको हम क्या बोलते हैं, यानी एक सेल, जिसको हम बोलते हैं 1s, क्योंकि पहला सेल है 1 क्या मुख्य क्वांटम संख्या 1, और s क्या ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल का कहे तो नोटेशन की कौन सा ऑर्बिटल है। ठीक है, ठीक। तो फिर बात करें जो s यानी जो हाइड्रोजन एटम है, इसकी जो ऊर्जा होती है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, इसके मुख्य क्वांटम संख्या पे, यानी कि सिर्फ 1 पे डिपेंड कर रही है कि इसकी ऊर्जा कितनी है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि और ऊपर, यानी हाइड्रोजन से और ज्यादा, जिसके पास और अधिक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन क्या है सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला, लेकिन जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम के पास जाएंगे, यानी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स के एटम के पास हम पहुंचेंगे, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कहें तो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हो, तब बात करेंगे कि उनकी ऊर्जा किस तरीके से होती है, किस तरीके से उनके कक्षकों की ऊर्जाएं बढ़ती घटती हैं। ठीक है, तो पहले बात करें हम हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम जो होता है उसके पास हमको सबको पता है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, s ऑर्बिटल में, यानी 1s में। तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो सिर्फ उसके मुख्य क्वांटम संख्या से निर्धारित होगी। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो इधर इस साइड वाला है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन एटम का, कहे तो हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल, कहे तो हाइड्रोजन एटम के कक्षकों की ऊर्जाएं किस क्रम से उनके कक्षकों की ऊर्जाएं हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो 1s ऑर्बिटल है उसकी सबसे नीचे वो है, यानी उसकी ऊर्जा सबसे कम है। फिर उसके ऊपर वाले में जो 2s और 2p है, सामने सामने लिखेंगे साथ में,
कह सकते हैं कि उनकी ऊर्जाएं बराबर है। फिर उसके ऊपर बना हुआ है 3 यानी तीसरा सेल जिसमें है 3p 3s 3p और 3d, उनकी भी ऊर्जाएं समान है। फिर जस्ट उसके ऊपर बना हुआ है 4 3d 3s 3p 3d, उसके ऊपर बनेगा 4s 4p 4d 4f। यानी कहें तो हाइड्रोजन एटम के लिए जब हम देखेंगे तो जो उनके 1s इलेक्ट्रॉन है यानी 1s जो उनका सेल है उसकी एनर्जी सबसे कम है। फिर जो उससे बड़ा वाला सेल है यानी जो 2s है 2p, इनकी एनर्जी बराबर तो है आपस में, 2s 2p की एनर्जी आपस में बराबर है, लेकिन इनकी एनर्जी 1s से ज्यादा है। फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे 3s 3p 3d, तो उसमें भी देखेंगे कि उसकी एनर्जी, उन तीनों की एनर्जी यानी 3s 3p और 3d की एनर्जी बराबर है, लेकिन इस जो 2s 2p ये 2s 2p दिया गया है दूसरा जो सेल है उससे ज्यादा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जब हम बात करें तो जो उनके एनर्जी होते हैं उनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है, देखिए कैसी होती है। 1s की एनर्जी सबसे कम, फिर 2s की एनर्जी 2p के बराबर जो कि 1s से बड़ी होती है। फिर ये जो 2s और 2p की एनर्जी है ये 3s यानी तीसरे वाले से, तीसरा जो सेल होगा उससे छोटी होती है, जिसमें तीसरे यानी तीसरे सेल के 3s 3p 3d इनकी एनर्जी जो है वो बराबर है। लेकिन फिर जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो भी जो एनर्जी होगी जैसे 4s 4p 4d 4f इनकी एनर्जी आपस में सेम है, लेकिन इनकी एनर्जी 3 की तुलना में यानी तीसरे सेल की तुलना में इनकी एनर्जी ज्यादा है। तो कहें तो हाइड्रोजन एटम के लिए जिस रूप में हम हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाएंगे जो उनकी ऊर्जा होगी वो क्रमशः बढ़ेगी, यानी ऑर्बिटल्स की जो ऊर्जा होगी, ठीक है, कहे तो ऑर्बिटल्स की ऊर्जा कम होगी, लेकिन इन जो ऑर्बिटल्स यानी सेल की जो ऊर्जा होगी वो कहें तो कम होगी, जो उनकी खुद की ऊर्जा होगी वो कम होगी, लेकिन जो इस तरह उस एटम में बधे होने के कारण जो ऊर्जा होगी वो ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, कम होने का कारण, उनकी खुद की ऊर्जा कम होने का क्या कारण है कि वो ताकि वो न्यूक्लियस के साथ बधे रहें। अगर उनकी ऊर्जा ज्यादा होगी तो वो न्यूक्लियस छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन ऊर्जा कम हुई तो वो न्यूक्लियस उनको अपने पास बांधे रखेगा, है ना, कि अगर जिसकी ऊर्जा ज्यादा हो वो पूरे एरिया पे राज करता है, वहीं पे अगर दूसरे की ऊर्जा ज्यादा होने लगे तो उसे खत्म कर देता है कि मैं ही राजा हूं यानी मैं ही राज करूं। ठीक है, तो वही की जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो यानी जो ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, कब, जब वो किसी न्यूक्लियस से बधा हुआ होता है। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी होता है हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल्स की। अब बात करें कि जो मल्टी कहें तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन वाले एटम है उनकी ऊर्जा कैसी हो, तो उनकी ऊर्जा हमारे मुख्य यानी उनकी मुख्य क्वांटम संख्या और जो उनकी द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है यानी कहे तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो होती है उन दोनों पे निर्भर करती है। तो उससे पहले हम यहाँ पे दूसरा फिगर आपको दिखाया गया है, दूसरे फिगर में आपको देखिए क्या बताया गया है कि जो दूसरा फिगर है वो हमारा दूसरे ऑर्बिटल के लिए है, तो किसी बहु इलेक्ट्रॉनिक के लिए जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो 1s है 1s की एनर्जी तो सबसे कम है, लेकिन उससे ऊपर जस्ट गए तो 2s हुआ। फिर हाइड्रोजन एटम की तुलना में 2s तो 2p के बराबर था हाइड्रोजन एटम में, लेकिन यहाँ पे 2s और 2p देखिए कितना अंतर है, 2s नीचे 2p ऊपर, कहे तो 2s की एनर्जी कम हुई 2p की एनर्जी बढ़ गई। फिर देखिए बात 3s पे गए यानी तीसरे सेल में, तो तीसरे की कम यानी तीसरे की हाइड्रोजन के बराबर है, लेकिन उस तीसरे s की, लेकिन जब तीसरे p में हम गए तो उसकी एनर्जी भी कुछ बढ़ गई। फिर देखिए 3d के लिए हमको 4s पहले जाना पड़ा, कहे तो जब हम 3d में जाने लगे एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले एटम में, जब 3s में जाने लगे 3s सेल में, तब जो यानी 3d सेल में कहे तो 3d ऑर्बिटल में जब हम जाने लगे तो जो 4s वाले ऑर्बिटल की तुलना 4s ऑर्बिटल की एनर्जी थी वो 3d से कम थी, कहे तो वो 3s यानी 3d की जो एनर्जी थी वो 4s यानी जो चौथा सेल है उसके s ऑर्बिटल से ज्यादा थी, इसलिए उसको और ऊपर दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें 2-3 बातें उसको आपको दिखा दो। देखिए पहला होता है डिजेनरेट, यानी डिजेनरेट स्टेट कहे तो समभ्रंश, जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सभी उपकोषों की एनर्जी बराबर होती है। यानी हम हाइड्रोजन एटम के लिए कैसे देखिए सभी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है ना, उस ऑर्बिटल में यानी किसी कहे तो किसी उपकोष में, उपकोष वही होता है जिसमें सब ऑर्बिटल होते हैं, किसी उपकोष के सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जब बराबर होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल, यानी डिजेनरेट सबसेल कह सकते हैं कि उसमें सब सेम है, सभी की एनर्जी बराबर है, किसी का लेवल चेंज नहीं है जैसा हम हाइड्रोजन एटम में देख रहे हैं। ठीक है, फिर बात करें, एक बात आती है ग्राउंड स्टेट या तलस्थ अवस्था क्या होती है। तो देखा होगा तो बताओ, तो जो s ऑर्बिटल होता है उसकी साइज कैसी होती है, यानी उसका शेप कैसा होता है, गोलीकार। कहने का मतलब कि जो s ऑर्बिटल होगा वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, है ना। जो देखिए ये अगर ये न्यूक्लियस है तो ये जो s वाला होगा ये s ऑर्बिटल है, हमारा s ऑर्बिटल है, तो
तो ये क्या न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, तो कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के ज्यादा पास होने के कारण ये न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बंधा होगा। भाई जो जितना पास होगा उतनी टाइटली बंधा होगा, क्योंकि उस पर शिल्डिंग इफेक्ट नहीं काम करेगा। और जो दूर वाला होगा वो लूजली बाउंड होगा, यानी लूजली हल्के से बंधा होगा। क्यों? क्योंकि उस पर कई शिल्डिंग इफेक्ट काम करेंगे। तो वही कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो नाभिक के ज्यादा पास होता है, इसलिए स्टेबल स्टेट होता है। तो इसको हम बोलते हैं तलस्थ अवस्था या फिर कहें ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्राउंड स्टेट। फिर बात करें एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित अवस्था की, ये क्या होती है? तो उत्तेजित अवस्था होती है, आप उसमें देख सकते हैं कि जो 1s के बाद जितनी भी सेल्स होंगे 2s 2p 3s 3p 3d ये सब उत्तेजित अवस्था में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में ना होकर के और ज्यादा होती है। ठीक, तो ये 3 बातें थी इस ग्राफ को देखने के लिए। अब बात करें कि अब ये जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले एटम हैं उनकी एनर्जी किस प्रकार से होती है, उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं sp-df उनकी एनर्जी किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो अभी तक हम बात कर रहे थे हमारे हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी किस प्रकार से होती है। ठीक है, उसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी किस प्रकार से बटी हुई होती है, किस प्रकार से बराबर होती है। तो हम बात करें उन एटम्स या उन एलिमेंट्स की जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से अधिक होती है, यानी ढेर सारी होते हैं, जिसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उनकी एनर्जी यानी उनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी किस प्रकार से होती है, उनके कक्षकों की ऊर्जा किस तरीके से होती है। तो पहले मैंने बताया कि जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल होते हैं, यानी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स कहे तो एटम्स होते हैं, उनकी जो ऊर्जा होती है वो सिर्फ और सिर्फ मुख्य क्वांटम संख्या पे ना डिपेंड करके वो इसके साथ एल क्या है? द्विअंशी क्वांटम संख्या, यानी इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए सिर्फ इस पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन जब बात आएगी कि हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट्स के लिए जहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ज्यादा हो, तब जो ये डिपेंड करेगा, यानी जो उसकी ऊर्जा डिपेंड करेगी उसके ऑर्बिटल्स की, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर यानी कक्षक क्वांटम संख्या के साथ साथ भी, यानी कक्षक क्वांटम संख्या पे भी डिपेंड करेगी। वो डिपेंड किस प्रकार से करेगी? देखिए, यूजुअली जो एनर्जी होती है, यानी यूजुअली जो एनर्जी कक्षकों की होती है, किस यानी कहे तो यूजुअली जनरली जो एनर्जी कक्षकों की होती है उनका क्रम देखिए किस प्रकार से होता है, किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी कम। देखिए, जो ये एस ऑर्बिटल होता है ये हमारे पास और कौन सा होता है? पी होता है, और कौन सा ये होता है? डी, और क्या होता है? एफ। तो जो इनकी यूजुअली एनर्जी होती है, कहें तो जनरली जो क्रम होता है इनकी एनर्जी का, वो देखिए इस तरीके से होता है। ये होते हैं उनके ऑर्बिटल्स के जो एनर्जी होती है इस क्रम से, जिसमें एस की एनर्जी सबसे ज्यादा, यानी एस की एनर्जी सबसे कम है ना, सिंबल तो वही लगा, एस की एनर्जी सबसे कम, एस से ज्यादा पी की एनर्जी, और पी से ज्यादा डी की एनर्जी, डी से ज्यादा एफ की एनर्जी। कहे तो जिस प्रकार से हम नाभिक से दूर दूर जाएंगे एनर्जी जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी, किसकी? ऑर्बिटल्स की। ठीक है, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी जिस क्रम से हम जाएंगे ऑर्बिटल से दूर। यस कौन सा होता है? यस नाभिक के सबसे पास होता है। ठीक है, तो यस नाभिक के सबसे पास, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे कम। भाई जो दूसरे के ज्यादा अधीन होगा, जिसपे ज्यादा कब्जा होगा, वो क्या होगा? जिसपे ज्यादा कब्जा होगा वो कहे तो उसकी एनर्जी कम होगी, उस पर कोई और राज करेगा, किसी और के कहे मुताबिक वो चलेगा। लेकिन जिसपे उस किसी स्पेशल का ऊर्जा यानी पावर कम होगी, ठीक है, जिस तक हम कहे तो जिस तक हमारी पहुंच कम होगी वहां पे हम कम काम कर पाएंगे, यानी वो हमारी कम सुनेगा। लेकिन जिसपे हमारी ज्यादा पहुंच होगी उसकी एनर्जी कम, हम जो बोलेंगे वही करेगा। ठीक है, तो वही करेगा, मतलब कि ये न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है, इसलिए इसकी एनर्जी कम होती है, बहुत टाइटली बाउंड होता है। जिस तरह से न्यूक्लियस से दूर हम जाते हैं, जो ऊर्जा होती है ऑर्बिटल्स की वो क्रमशः बढ़ती है। ठीक है, लेकिन ये क्रम जो चलता है वो जब कम ऊर्जा वाले एटम्स होते हैं, कम ऊर्जा वाले परमाणु होते हैं तब के लिए है। जब ऐसी स्थिति आती है कि उन परमाणुओं की ऊर्जा भी और बढ़ जाती है, यानी उनका ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है, यानी जब हम तीसरे चौथे यानी चौथे ऑर्बिटल्स तक पहुंच जाते हैं, यानी क्या तीसरा सेल चौथे सेल तक जब हम पहुंच जाते हैं, तब देखिए इनका क्रम एक समय ऐसा आता है कि इन ऑर्बिटल्स का क्रम चेंज होने लगता है। तो किस क्रम से एनर्जी रखते हैं, तब देखिए क्या होता है। इसी के कारण कुछ जब हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे इसका, तब उस कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे किस प्रकार से हम कभी कभी देखेंगे कि तीसरे सेल का कक्षक होगा उसको हम पहले लिखेंगे, चौथे कक्षक का सेल बाद में, तो जनरली होता है। लेकिन देखेंगे कि जो चौथा कक्षक उसको हम पहले लिखेंगे, तीसरे कक्षक वाले ऑर्बिटल को बाद में लिखेंगे। ऐसा आएगा
5वें कक्षक वाले ऑर्बिटल को बाद में लिखेंगे, 6ठे कक्षक वाले ऑर्बिटल को पहले लिख देंगे। तो ये इसी कारण होता है, देखिए। और वो किस कारण से? क्योंकि हमने क्या पढ़ा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी इफेक्टिव एटॉमिक या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में पढ़ा है। तो उसी से सब होगा। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी होगी, देखिए ये जो होगी जिसको हम बोलते हैं कि 4s, जो 4s की एनर्जी होगी, देखिए 4s की एनर्जी होगी वो क्या होनी चाहिए? 3d। मान लीजिए ये 3d है, तो 4s की और 3d की क्या एनर्जी होनी चाहिए? होना तो अगर इसके अनुसार से देखें तो क्या होना चाहिए? 3d की एनर्जी कम होगी 4s की तुलना में, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये जो ये सिंबल लगेगा यानी जो 4s होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी 3d से। जबकि जनरली क्या होनी चाहिए कि ये तीसरे सेल का ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी चौथे सेल के ऑर्बिटल से कम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा जब हम ऊंचे स्तर पे जाएंगे। ये छोटे यानी कम ऊर्जा स्तर के लिए ये होगा, लेकिन जब ऊर्जा स्तर बढ़ेगा तब कंडीशन ये बनेगी। और भी देखिए कुछ ऑर्बिटल्स हैं, देखिए। और जब हम पहुंचेंगे मान लीजिए 6s पे, देखिए 6s, ठीक है। तो 6s की तुलना जब हम 5d से करेंगे, देखिए 5d, तब की केस क्या बनेगी? देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 5d की एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 5d की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी किससे? 6s से। और ये जो 5d की एनर्जी ज्यादा होगी ये किसके बराबर होगी? देखिए ये जो बराबर होगा वो हमारे 4f के बराबर होगा। सोचिए ये 5d की एनर्जी हमारे 4f के बराबर हो रही है। फिर इसके बाद बात करेंगे तो जो इससे बड़ी जो एनर्जी होगी वो 6p की, कहे तो 6s यहाँ पे और 6p यहाँ पे, यानी इतनी डिफरेंस हो गई। तो कब? जब ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। जब ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा ये तब की केस है, ठीक। अब बात करें कि ऐसा होता क्यों है? भाई कोई तो कारण होना चाहिए कि ऐसा हो, नहीं तो जनरली हम ऐसे ही ना सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें। ये कंडीशन क्यों आती है कि 4s की एनर्जी कम हो गई 3d की तुलना में, जबकि 3d की एनर्जी कम होनी चाहिए 4s की तुलना में। तो तब बात आएगी किसकी? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको मैंने आपको इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले इसीलिए पढ़ा दिया कि अब बात उसकी आने लगेगी, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन, अभी तक तो 1s के लिए यानी हाइड्रोजन एटम के लिए हमको सिर्फ 1s, एक इलेक्ट्रॉन की बात करनी थी। वहां पे सिर्फ कौन से आवेश थे? कहे तो विद्युत आवेश के रूप में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के रूप में कह सकते हैं न्यूक्लियस था, जिसका पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। लेकिन जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो गए तब क्या? ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो गए यानी ढेर सारे नेगेटिव चार्ज हो गए और ओनली एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पे कई अन्योन्य क्रियाएं कहें तो कई क्रियाएं होंगी, जिसमें एक तो अट्रैक्शन तो होगा, भाई न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, तो अट्रैक्शन होगा। लेकिन अट्रैक्शन के साथ साथ जो स्क्रीनिंग मैंने बताई यानी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन तो होगा। मान लीजिए ये नाभिक है, यहाँ से अट्रैक्शन तो सभी पे होगा, ये सब इधर जाएंगे, ये भी और ये भी। लेकिन बात करें तो इनमें और इनमें कुछ रिपल्सन होगा या नहीं? ये इधर इधर, इनमें कुछ रिपल्सन होगा या नहीं? सेम चार्ज है तो थोड़ा सा रिपल्सन। इसी को मैंने क्या पढ़ाया? स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में बताया कि शिल्डिंग इफेक्ट, या फिर उसको बोलते हैं हम कि परिरक्षण इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। तो बात करें उसमें हमने देखा कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, यानी जेड प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। इसी के कारण जो प्रभावी नाभिकीय आवेश इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे लगता है वो कुछ नेट जो प्रभावी आवेश लगता है वो कुछ जो लगना चाहिए उससे कुछ कम हो जाता है, ठीक है। तो बात करें तो ऐसा होने से हम कह सकते हैं कि ये जो कहे तो जो चार्ज होता है यानी जो ऊर्जा होती है वो कहे तो जो ये जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन का इधर होना। मतलब कह सकते हैं कि जब हम यानी जब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बढ़े यानी द्विगुणित क्वांटम संख्या बढ़ेगी, यानी क्या क्या होता है यस, पी, डी और एफ। तो इसके लिए ऑर्बिटल क्वांटम संख्या की वैल्यू कितनी होती है? देखिए एस के लिए ऑर्बिटल क्वांटम संख्या की वैल्यू कितनी? एस के लिए ऑर्बिटल क्वांटम संख्या की वैल्यू 0, इसके लिए 1, इसके लिए पी और क्या बोलते हैं इसके लिए 2 और इसके लिए 3 होती है। तो जब एस, इसका मतलब क्या कि जब ये यस वाला जो होता है न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक, जब हम वैल्यू बढ़ाएंगे यानी ये एक ही सेल मान लेते हैं, एक ही सेल है, एक ही सेल के अंदर के ऑर्बिटल्स हैं। तो इन ऑर्बिटल में जब हम पी ऑर्बिटल मान लीजिए एस ऑर्बिटल में, तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक, तो कह सकते हैं स्टेबल। फिर इससे जब बाहर की तरफ जाएगा यानी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल से होकर पी ऑर्बिटल यानी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाकर के इस ऑर्बिटल के बाद इस ऑर्बिटल में जाएगा, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा न्यूक्लियस से, है ना। इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा न्यूक्लियस से तो कह सकते हैं एल की वैल्यू क्या होगी? एल की वैल्यू बढ़ेगी, 0 से 1 पे चली गई,
एल की वैल्यू बढ़ गई तो एल की वैल्यू बढ़ने के साथ जेड इफेक्टिव की वैल्यू घट जाएगी। क्यों? यानी जो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा उसकी वैल्यू घट जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एल की वैल्यू 0 और पी की वैल्यू 1, जो इलेक्ट्रॉन आया है ना, इलेक्ट्रॉन इसमें भरने के बाद इसमें जाएगा, पी में गया, तो कहे तो जो शिल्डिंग पावर थी वो कुछ और ज्यादा हो गई। यानी इस बाहर वाले अभी तक इसके लिए वो पावर लग रही थी, कहे तो जो जेड इफेक्टिव था, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो इसके पहले वाले सेल थे इसके लिए लगा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया तो इसके पहले जो लगा रहे थे स्क्रीनिंग इफेक्ट वो तो लगाएंगे, साथ में इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इस एस में भी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी तो कुछ शील्ड करेगा, वो भी कुछ शील्डिंग पावर लगाएगा ना कि हाँ हम इलेक्ट्रॉन को और दूर भेजें। तो वही इसी के कारण जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू होती है वो घट जाती है। कब? जब एल की वैल्यू बढ़ती है। कहें तो एल की वैल्यू बढ़ने पे, एल की वैल्यू बढ़ने पर क्या होता है? जेड इफेक्टिव घट जाता है, जेड इफेक्टिव घट जाता है। यही ना कि जब यानी जब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ाएंगे तब जो जेड इफेक्टिव होगा वो घट जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो ऊर्जा होती है एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाले ऑर्बिटल्स की, वो एन और एल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर दोनों पे डिपेंड करती है। जबकि 1 यानी हाइड्रोजन एटम के लिए ऐसा नहीं था, सिर्फ मुख्य क्वांटम संख्या पे ही निर्भर कर रही थी। तो ये थी बात। अब ये किस तरीके से होता है, ये जो हमने बताया कि ये कंडीशन जब बनती है कि हाँ 4s की एनर्जी 3d से कम हो गई, 6s की एनर्जी 5d से कम हो गई, या 5d की एनर्जी 4f के बराबर हो गई, या फिर 4f की एनर्जी जो थी वो 6p से कम हो गई। इसके लिए अब एक रूल आता है जिसको हम बोलते हैं n+l रूल। क्या? इसको हम बोलते हैं n+l रूल। ये रूल अब बात करेंगे इस रूल को कि इस रूल के अनुसार ही हम डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं इनके क्रम को कि कौन से सेल की, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी किस बाहरी सेल से कम या ज्यादा होगी। देखिए जो ऊर्जा होती है बहु इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए, वो बताया कि यस ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास, यानी उसके इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा कम। पी जो ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस से यस से थोड़ा दूर, यानी कह सकते हैं उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होगी वो एस की तुलना में कम हो, यानी एस की तुलना में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो नाभिक से ज्यादा दूर। फिर जो उसकी तुलना में जो डी वाला ऑर्बिटल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो एनर्जी होगी वो पी और एस दोनों की तुलना में ज्यादा होगी। भाई न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, यानी उसकी न्यूक्लियस की पकड़ उस इलेक्ट्रॉन पे कम हो रही है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा हो रही है। फिर जो एफ में जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसकी ऊर्जा इनकी तुलना में और ज्यादा होगी। तो इससे कह सकते हैं कि जो शील्डिंग होती है बाहरी इलेक्ट्रॉनों के लिए अंदर के कक्षकों की, वो भिन्न भिन्न स्तरों पे अलग अलग होती है। तो अलग अलग स्तर पे इलेक्ट्रॉन उनकी रक्षा करते हैं, यानी शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं। तो उन्हीं को, यानी उसी के कारण ही एक सेम क्वांटम संख्या यानी सेम सेल के ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसको उनका टूटना कह सकते हैं, कि उनका एनर्जी चेंज हो जाना। कि एक ही सेम ऑर्बिटल होंगे, मान लीजिए डी ऑर्बिटल होते हैं, डी में पांच ऑर्बिटल होते हैं डी उपकोष में, तो उन उपकोषों की जो डी ऑर्बिटल 5 हैं उनमें भी टूट जाएंगे, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, लेकिन वो भी टूट जाएंगे, 2 लेवल में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑर्बिटल्स की। ठीक, तो यही कि ये जो स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, क्यों उनकी एनर्जी बढ़ घट रही है, जो n+l रूल पढ़ाया जा रहा है उसीलिए कि जो उनकी स्प्लिटिंग होती है, एनर्जी डिफरेंस होते हैं उनके, वो सिर्फ इसी यानी n+l रूल से ही निकाला जा सकता है कि हाँ n+l रूल जो है वो सामान्य रूप से उसको डिफाइन कर देता है कि हाँ किसकी एनर्जी कम और किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो देखिए ये होता क्या है n+l रूल। देखिए द लोअर, यहाँ तो n पता है, n प्रिंसिपल क्वांटम संख्या और l ऑर्बिटल क्वांटम संख्या, यानी तो n जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या और l जो है वो कक्षक क्वांटम संख्या। देखिए क्या, द लोअर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल, द लोअर इज इट्स एनर्जी। मतलब उस ऑर्बिटल की जिसके लिए n+l का l का मान कम होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो भी कम होगी। आगे क्या, इफ 2 ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n+l, यानी यदि 2 ऑर्बिटल एक समान मान रखते हैं किसका, n+l का, तब क्या होगा। देखिए द ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव द लोअर एनर्जी। मतलब जो इस केस में जब 2 ऑर्बिटल सेम n+l की मान रखेंगे तब जिस ऑर्बिटल के लिए n का मान कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, यानी उसकी एनर्जी उसकी तुलना में कम होगी जिसके लिए n का मान ज्यादा होगा। ठीक, कहने का मतलब
कि जो n प्लस रूल यल रूल है ये सीधे सीधे कह रहा है, अगर n प्लस यल की दो ऑर्बिटल्स देखे जाएं तो अगर उनके लिए n प्लस यल की रूल n प्लस यल की वैल्यू यानी n प्लस यल का मान कम होगा, किसी दोनों ऑर्बिटल्स में से जिस ऑर्बिटल का n प्लस यल का मान कम होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी उसकी तुलना में। और बात है कि अगर दोनों के लिए n प्लस यल का मान सेम हो जाए किसी दो ऑर्बिटल्स के लिए, तब केस में जिसका n का मान यानी जिसके मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो इसको आप समझ सकते हैं इस ग्राफ से यानी इस चार्ट से कि देखिए इस चार्ट में क्या दिखाया गया हमको। इस चार्ट में दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं कि बना हुआ है, एक तरफ ऑर्बिटल लिखे गए हैं, दूसरी तरफ वैल्यू ऑफ एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसके बाद लिखा गया वैल्यू ऑफ एल जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। उसके बाद लिखा गया वैल्यू ऑफ एन प्लस एल यानी इसके रूल वैल्यू ऑफ एन प्लस एल की किस तरीके से इनके वैल्यू बराबर होते हैं। देखिए पहले क्या 1s ऑर्बिटल है जिसकी n की वैल्यू 1 है लेकिन l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0 होगी तभी हम s ऑर्बिटल कहेंगे। फिर देखिए जो वैल्यू ऑफ n प्लस एल है वो 1 आई हुई है, फिर उसमें तो कोई कुछ नहीं लिखा, लेकिन आगे देखिए 2s के लिए वैल्यू ऑफ n 2 है, वैल्यू ऑफ l 0 है, ऐसा है तो वैल्यू ऑफ n प्लस एल कितनी 2। फिर बात करें तो 2p के लिए वैल्यू ऑफ n कितना 2 यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या 2 और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 1 कहें तो इसका जो n प्लस यल का मान आया कितना आया है 3। उसके आगे देखिए क्या लिखा है 2p, आगे कोई लिखा गया है ना कि 2p जहां पे ब्रैकेट में लिखा गया n बराबर 2 हैज लोअर एनर्जी देन, मतलब ये जो 2p है यानी जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या 2 है वो किससे कम एनर्जी रख रहा है, उसके नीचे जो लिखा गया देखिए 3s के लिए 3 उसकी मुख्य क्वांटम संख्या जो 0 है उसकी ऑर्बिटल क्वांटम संख्या, फिर n प्लस एल जो है 3 प्लस 0 यानी 3, जिसमें देख रहे हैं कि 3s यानी n बराबर 3। कह सकते हैं कि ये जो साइड में लिखा गया है उसके ऊपर कि अगले वाले कॉलम में कि ये जो 2p हैज लोअर एनर्जी देन किसके तुलना में 3s की तुलना में, कहें तो 3s की तुलना में जो 2p की एनर्जी है वो कम है। फिर देखिए क्या, जबकि दोनों के n प्लस एल के मान 3 आ रहे हैं ना बराबर, वही बोल रहा है कि n प्लस एल की वैल्यू अगर बराबर तो जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम संख्या कम होगी उसको हम लोअर एनर्जी यानी उसकी एनर्जी जो होगी वो कम होगी। फिर देखिए 3p के लिए क्या 3 उसकी मुख्य क्वांटम संख्या, फिर ऑर्बिटल क्वांटम संख्या 1 तो इसका n प्लस एल का मान कितना है 4 यानी 4। वहां पे क्या लिखा गया 3p यानी n बराबर 3 हैज लोअर एनर्जी देन, अब किससे एनर्जी कम रखेगा उसके लिए देखिए क्या 4s जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या 4 और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर यानी l की वैल्यू 0, तो यहाँ पे n प्लस एल जो है 4 यानी ऊपर वाले 3p के बराबर आया 4s के लिए क्या n प्लस एल का मान, तब वहां पे क्या तो देन 4s यानी जो 3p की एनर्जी है वो 4s की तुलना में कम है। वही बताया ना कि जिसके लिए n प्लस एल का मान कम होगा उसके लिए ऊर्जा जो होगी वो कम होगी, और फिर जब n प्लस एल का मान सेम होगा तब जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। फिर देखिए क्या लिखा गया 3d में 3 है उसकी नंबर ऑफ यानी वैल्यू ऑफ n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और 2 है उसकी वैल्यू ऑफ l यानी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। वहां पे 3 2 5 यानी 5 आए हैं उसके n प्लस एल के मान, और नीचे वाले में देखिए 4p वहां पे भी 4 मुख्य क्वांटम संख्या l 1 और n प्लस एल यानी जो ये रूल है n प्लस एल इसके अनुसार क्या आया है कि 5। तो कहें तो यहाँ पे देखिए साइड में क्या 3d n बराबर 3 है लोअर एनर्जी देन 4p n बराबर 4, कहें तो इनकी जो n प्लस एल का मान है वो सेम है लेकिन जो n की वैल्यू है वो 3d के लिए कम है किसकी तुलना में 4p की तुलना में, इसलिए कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी है 3d की वो 4s से कम है ना। तो कहने का मतलब n प्लस एल रूल यही बता रहा है हमको कि ये जो एनर्जी होती है लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल फॉर एन ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। इफ 2 ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू यानी 2 ऑर्बिटल अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम रखते हैं तब द ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव द लोअर एनर्जी, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, विल हैव द लोअर एनर्जी मतलब जिसके लिए n का मान कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो ये था पूरा n प्लस एल रूल। इस रूल के अनुसार हम देख लेंगे कि किस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है हमको रखना है किसी कॉन्फ़िगरेशन में किसी ऑर्बिटल के अंदर, वहां पे जब हम देखेंगे कि हम कौन से ऑर्बिटल में इसको रखेंगे तो जिसकी एनर्जी कम होगी जिस ऑर्बिटल की उसी में हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे यानी उसी में हम इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। ठीक है, तो जाते जाते बता दूं कि अगर ऑर्बिटल सेम हो, कहे तो अगर 2s ऑर्बिटल हो, किसके लिए मान लेते हैं 2s ऑर्बिटल हो, हाइड्रोजन के लिए 2s ऑर्बिटल हो, लिथियम के लिए 2s ऑर्बिटल हो, सोडियम के लिए 2s ऑर्बिटल हो, कहे तो पोटेशियम के लिए कुछ भी हम मान लें, यहाँ पे 2s ना मान के 2p मान लेते हैं सभी के लिए। तो जो 2p की वैल्यू होगी यानी देखिए अगर हम मान ले 2p मान लीजिए, ये 2p हम मान लिया किसके लिए, ये मान लीजिए हमने कह दिया हाइड्रोजन के लिए है। ठीक है, फिर अब इस फिगर को हटा देते हैं,
ओके, फेड गया। अब फिर बात करें 2p हम मान लेते हैं किसके लिए, लिथियम के लिए, लिथियम के लिए। फिर मान लिया हम 2p मान लेते हैं किसके लिए, सोडियम के लिए। फिर मान लीजिए हम 2p मान लेते हैं किसके लिए, के इसको बोलते हैं पोटेशियम। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह कि बाद में इस सभी यानी N+L के रूल को देखते हुए ये बात बाद में जान लेना बहुत जरूरी है कि इनकी एनर्जी में क्या डिफरेंस होगा, कि इनकी एनर्जी यानी इनके जो एनर्जी होंगे वो किस तरीके से होंगे, इनके ऑर्बिटल्स की। देखिए कैसा होगा, ये 2p है, ये न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक, 2p ये भी 2p, ये भी 2p, यानी तो 2p सब है। लेकिन बात करें तो हमने क्या बताया था कि L के बढ़ने के साथ Z इफेक्टिव का मान घट जाता है, लेकिन यहाँ पे सभी के लिए L की वैल्यू सेम होगी। और फिर बात करें L की वैल्यू सेम, तो बात आएगी कि N की वैल्यू जिसकी कम होगी, बताया कि जो इनकी एनर्जी होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि जब इफेक्टिव यानी जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहे तो इफेक्टिव चार्ज आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा कि ये जो ऑर्बिटल्स हमारे यानी जो सेल्स हमारे बनेंगे, ये 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, मान लीजिए ये हम कह सकते हैं हाइड्रोजन के लिए है, ठीक है, इसको हम कह देंगे हाइड्रोजन के लिए। लेकिन जब हम ये केस लिथियम के लिए बनाएंगे, यहाँ पे तो सिर्फ 1 चार्ज, लिथियम के लिए कितने चार्ज होंगे, 3 चार्ज। कहे तो जनरली हम कह सकते हैं अगर सामान्य सा आइटम लें लिथियम का, तब जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी यानी जो एटॉमिक नंबर होगा वही किसके बराबर, उसके 4 प्रोटॉन के बराबर, तो +3। इस केस में यहाँ पे +1 था, तब तो ऑर्बिटल ऐसे थे, कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट में सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेल्स के अनुसार बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए 1s सेल इतना नजदीक होगा। फिर मान लीजिए इसके लिए जो 2s हमारा हमने 2p लिखा, मान लीजिए 2p यहाँ पे है, ये रहा 1 सेल और 2p सेल, कह सकते हैं 2p सेल यहाँ पे। इसके लिए देखिए 1s और 2p सेल और नजदीक बनेगा, 3 और नजदीक आएगा, चौथा भी ऐसे ही आएगा। तो इस केस में आप देखिए 2p इसके लिए यहाँ पे, लेकिन इसके लिए 2p कहाँ पे आएगा, 2p यहाँ पे। तो कहें तो और नजदीक होगा, इसकी जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा वो बढ़ेगा, लेकिन 2p जो मेन पोजीशन थी यानी 2p की जो पहले पोजीशन थी वही पोजीशन रही, लेकिन जो चार्ज था वो बढ़ा, तो इसके कारण क्या हुआ, 2p और खसक के आ गया, यानी निगेटिव चार्ज था उसमें तो वो और नजदीक हो गया। कहे तो इनकी जो दूरी थी वो दूरी यानी कह सकते हैं R1, और इनकी जो दूरी थी इसको कह सकते हैं R2। ये जो दोनों दूरी थी वो क्या हुआ कि R2 जो हुई, देखिए जो R2 दूरी हुई वो कम हो गई किससे, R1 से, है ना। यहाँ पे चार्ज कम था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे वही सेम निगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज वही सेम। तो जो दूरी थी R2 इन दोनों के बीच वो कम हो गई और इसकी दूरी बढ़ गई। तो कह सकते हैं जो एनर्जी होगी वो इसी तरह से होगी कि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये नाभिक से दूर होगा, सेम सबसेल है यानी 2p ऑर्बिटल है, चाहे जो आइटम हम ले लें। इसकी एनर्जी क्या होगी, वो भी इस तरीके से होगी, यानी इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी और कम। कह सकते हैं जिस तरीके से नाभिक के नजदीक जाएगा यानी नाभिक पे चार्ज बढ़ेगा तो जो सेम सबसेल की एनर्जी होगी वो क्रमशः घटेगी। तो कहने का मतलब है कि जो होता है हमारा द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीजेज, यानी एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या फिर कहें इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। सिर्फ एटॉमिक नंबर ही कह सकते हैं कि जब हम जिस तरीके से अगर हम एटॉमिक नंबर बढ़ाएं तो जो सेम सबसेल की एनर्जी होगी वो क्रमशः घटेगी। ठीक है, तो ये था पूरा एनर्जी कि हाँ हम किसी ऑर्बिटल की एनर्जी किस तरीके से निकालते हैं, और आपको मैंने ग्राफ भी दिखाया कि ऑर्बिटल की एनर्जी किस प्रकार से होती है। अब हम बात करेंगे कि इन सबको पढ़ने के बाद अब बात आएगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ हम बढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस तरीके से करते हैं। लेकिन उसके पहले हमको जानना होगा इलेक्ट्रॉनों को भरना किसी ऑर्बिटल में, कि हम किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को किस क्रम से भरेंगे, किस रूप में भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एन एटम, मतलब किसी परमाणु में ऑर्बिटल को भरना है, कक्षकों को भरना। क्या? परमाणु में कक्षकों को भरना, मतलब परमाणु में कक्षक को हम किससे भरेंगे भाई? कक्षक में जो परमाणु का जो न्यूक्लियस होगा वो तो भरा होगा प्रोटॉन से, लेकिन उसके जो कक्षक होंगे कहे तो पहले तो उसकी सेल, फिर उसके कक्षक, सेल के बाद सबसेल, सबसेल के अंदर कक्षक। ठीक है, अब उन कक्षक के अंदर क्या कहे तो ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि हम उनकी किस तरीके से उनको भरेंगे, जिसके लिए हमने पीछे की चीजें सब कुछ पढ़ी हैं, एनर्जी आदि सब कुछ। तो अब देखिए क्या है कि
ये जो परमाणुओं के कक्षकों का भरना होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन से भरते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर हमको एटम में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों से भरते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन से हम भरते कैसे हैं कि इनका भरना सबसे पहले तो ये एक नियम है अफबाउ प्रिंसिपल, तो इसी नियम के अनुसार ही हम इलेक्ट्रॉन को किसी भी परमाणु के कक्षक में भरते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो नियम है अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि हम जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसको एनर्जी के यानी जो ऑर्बिटल की एनर्जी होगी, कक्षक की एनर्जी, उसके बढ़ते क्रम में हम और उसके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। ठीक है, तो अभी इस पे अच्छे से फोकस करेंगे जब इसको पढ़ेंगे। अभी देख लीजिए इसको, ये जो अफबाउ प्रिंसिपल होता है इसके अंतर्गत ही हम किसी भी कक्षक को भरते हैं। फिर ये जो अफबाउ प्रिंसिपल है ये डिपेंड करता है कि हम इलेक्ट्रॉनों को किसी कक्षक में भरे किस तरीके से, उसके लिए ये 3 बातें बताई, यानी 3 नियम दी गई कि इन तीनों के आधार पे ही हम अफबाउ नियम का पालन करते हुए हम इलेक्ट्रॉनों को किसी कक्षक में भर सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है इसमें, पहला देखा है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, जो कि बताना इसीलिए बताया था कि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, इनके सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, अभी इनके फोकस करेंगे एक एक पे तभी बताएंगे। पाउली की एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फिर है दूसरा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी, मतलब हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, इस पे आधारित रहेगा। और क्या रिलेटिव एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जा। ठीक है, तो बात करें तो जो कक्षकों का भरना होता है वो पहले तो अफबाउ नियम के अनुसार होता है। फिर ये जो अफबाउ नियम है ये डिपेंड करता है इन 3 बातों पे। ये 3 बातें क्या क्या बताती हैं उसके अनुसार ही हम अफबाउ नियम के अनुसार किसी भी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से नियम है, एक है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी, और तीसरी बात होगी रिलेटिव एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने एक एक टॉपिक को, किस तरीके से हमको एक एक टॉपिक समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए डालते हैं हेडिंग अफबाउ प्रिंसिपल। तो देखिए बात करनी है हमको अपने इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरने की, तो जिसमें हमने बताया कि सबसे पहले हम अफबाउ नियम के अनुसार ही सभी इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरते हैं। लेकिन ये अफबाउ नियम भी कुछ नियमों पर डिपेंड करता है, कुछ प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफबाउ नियम होता क्या है, क्या होता है अफबाउ नियम। देखिए द वर्ड अफबाउ इन जर्मन मीन्स, पहले तो अफबाउ प्रिंसिपल यानी अफबाउ नियम होता क्या है देखिए हम, द वर्ड अफबाउ इन जर्मन मीन्स बिल्डिंग अप, मतलब जर्मन भाषा में अफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मतलब होता है निर्माण करना। क्या बिल्डिंग अप मतलब होता है निर्माण करना, निर्माण करना, ये होता है बिल्डिंग अप का मतलब। ठीक है, देखिए द वर्ड अफबाउ इन जर्मन मीन्स बिल्डिंग, मतलब निर्माण करना। अब ये निर्माण कैसे करना, बिल्डिंग अप मतलब होता है, देखिए बिल्डिंग अप मतलब होता है फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन, यानी बिल्डिंग अप का मतलब होता है फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल, यानी कक्षकों को भरना, विथ इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन के साथ कक्षकों को भरना। अब देखिए इस नियम के अनुसार कि यह नियम कहता क्या बातें हैं, देखिए किस तरीके से ये डिफाइन होता है अफबाउ प्रिंसिपल होता क्या। देखिए क्या इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, यानी परमाणु की तलस्थ अवस्था में, यानी ग्राउंड स्टेट जब उसकी एनर्जी सबसे कम हो रही है ना तभी, यानी तलस्थ अवस्था में क्या द ऑर्बिटल, यानी कह सकते हैं स्टेबल स्टेट, जब वो एकदम स्टेबल है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। ठीक है, कह सकते हैं न्यूट्रल एटम। ठीक है, न्यूट्रल एटम बोल सकते हैं कि उसके कोई भी बाहरी एनर्जी नहीं है, जो एक नॉर्मल एटम में होनी चाहिए वही एनर्जी। ठीक है, देखिए इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग एनर्जीज, मतलब जो तटस्थ अवस्था में क्या द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, मतलब तटस्थ अवस्था में जो कक्षक भरे जाएंगे किस ऑर्डर में, इन ऑर्डर ऑफ, मतलब क्या क्रम होगा, ऑफ दियर इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। कह सकते हैं कि ये नियम सीधे से यही कहता है अफबाउ नियम की, जब ग्राउंड स्टेट यानी तटस्थ अवस्था में हम इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल्स में भरते हैं, तब जो ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं वो अपनी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। कहने का मतलब जिसकी यानी जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा सबसे कम होगी वह ऑर्बिटल सबसे पहले भरा जाएगा, उसके बाद वाला ऑर्बिटल भरा जाएगा। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब यही है। जैसे मान लीजिए कि क्या हम पढ़ते हैं एस पी डी और एफ, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसके कहने का मतलब कि जिस ऑर्बिटल, इसमें से जिस ऑर्बिटल की ऊर्जा सबसे कम होगी सबसे पहले हम उसको भरेंगे। तो सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है, एस की, उसके बाद पी की, उसके बाद डी की, तब एफ की। ये क्रम होता है ना ऊर्जा का, यानी सबसे कम ऊर्जा इसकी, फिर उसकी, फिर इसकी, फिर इसकी।
ये क्रम होता है। लेकिन इनके नियम के अनुसार हम सभी के जो भी आज कक्षक भरेंगे उसमें सबसे पहले उस कक्षक को भरेंगे, उस सेल की किसी भी सेल के उस कक्षक को भरेंगे जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। तो ये तो बात रही जनरल टर्म की। लेकिन अब हम लोग पढ़ चुके हैं एनर्जीज के बारे में कि कुछ जगह पे कंडीशन ऐसी बन जाती है कि अगले वाले सेल का यस वाला उपकोष यानी अगले वाले सेल का यस वाला कक्षक इसके पहले वाले यानी पूर्व वाले सेल के डी वाले कक्षक या एफ वाले कक्षक के पहले ही भर जाता है। तो वो सब हम देखेंगे इनके नियम के अनुसार कि किस तरीके से हम कक्षकों को भरने का एक निश्चित क्रम पा सकें, कि जिस क्रम में हम सभी एलिमेंट्स के एटम्स का कॉन्फ़िगरेशन कर सकें, उसके कक्षकों को भर सकें। तो देखिए ये है एक कह सकते हैं साड़ी यानी कह सकते हैं एक याद करने का फार्मूला की कह सकते हैं ट्रिक कि हम कैसे याद रखें कि यहाँ किस प्रकार से क्रम होगा किसका, उन कक्षकों का। तो ये देखिए बना हुआ है ऊर्जा, ये सभी बता रहे हैं ऊर्जा कि किस कक्षक की ऊर्जा सबसे कम है किसकी सबसे ज्यादा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऊपर से ऊर्जा कम होती हुई आ रही है, जैसे जैसे एरो घुमा हुआ है ठीक उसी तरीके से ऊर्जा का क्रम बढ़ता जा रहा है। यानी 1s है तो 1s की ऊर्जा सबसे कम, तो इसलिए सबसे पहले उसको ऊपर लिखा गया और वो सबसे 1s सबसे पहले हमारा भरेगा। ठीक है, 1s के भरने के बाद देखिए फिर 2s है, उसके बाद 2s भरेगा। एरो का एकदम एरो के चिन्ह जैसे एरो बनाया गया है ठीक उसी प्रकार से ही हम भरते जाएंगे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, पहले 1s फिर 2s फिर 2p फिर क्या है 3s 3p फिर हमारे पास है 3p के बाद देखिए 4s फिर 3d तब 4p फिर 5s तब जाके हमारे पास है 4f। ठीक है, इस क्रम से सब कुछ है। तो देखिए इसको याद करने का तरीका है कि हाँ हम इससे याद कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को भरना है किस प्रकार से किसी कक्षक में। लेकिन कहीं कहीं पे अपवाद सब कुछ होता है ना, जानते हैं केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शंस वाइज रहेंगे, अपवाद बहुत सारे रहेंगे, तो कहीं कहीं पे अपवाद भी होता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अगर इसको याद कर लें, इस ये बना हुआ है कह सकते हैं फिगर या एक ट्रिक मान सकते हैं कि इसको अगर हमको याद हो गया तब ये जान लीजिए कि हम कोई भी किसी भी एलिमेंट का हमको दे दिया जाए कॉन्फ़िगरेशन करना या उसका कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को भरना, तो हम आराम से भर ले जाएंगे। तो इसको बताऊं याद करने का तरीका कि हम याद कैसे करेंगे। वैसे तो ठीक है आप याद कर सकते हैं इसके थ्रू कि हाँ आप ये याद हो जाए अच्छे से, लेकिन अगर एक अच्छा सा तरीका बताओ इसको याद करने का, देखिए क्या तरीका होगा कि हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। देखिए कि किस रूप में हम याद करेंगे। पहले तो बताओ कि पहले कौन सा कक्षक भर रहा है 1s। ठीक है, सबसे पहले 1s भरा, फिर कौन सा कक्षक भर रहा है 2s। ठीक उसी में देखिएगा एरो जिस तरीके से आया है ऊपर से वैसे ही देखिए ऊपर से पहले 1s फिर एरो घूम के वापस गया फिर से 2s पे आया। अब देखिए 2s के बाद कौन सा गया, 2s पे आने के बाद फिर से घूम के गया किस पे 2p पे, 2p और 2p के बाद फिर देखिए कहां पे 2p से होता हुआ फिर आ रहा है ये 3s पे, 3s है ना 3s हुआ हमारा। अब देखिए 3s के बाद किस पे गया s फिर देखिए 3s के बाद किस पे गया 3p पे जा रहा है ना, तो इसका मतलब कि 3s के बाद हमारा 3p भरेगा। अब बात आएगी 3p के बाद भरना क्या चाहिए 3d, क्योंकि भाई क्रम से बनना है 1s 2s 2p 3s 3p, तो अब भरना चाहिए हमारा 3p। लेकिन केस ऐसी हमारी नहीं बनेगी। केस क्या बनेगी 3p के बाद हमारा क्या भरेगा ssp sp s। अब यहाँ पे बनेगा हमारा 4s। देख रहे हैं आप, ठीक एरो की तरह जिस तरीके से एरो है उसी क्रम से ही हम भरते जाएंगे। अब इस 4s के बाद देखिए क्या बनेगा एकदम क्रम से, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि एरो नीचे से नहीं भरता हुआ जा रहा है, ऊपर से आते समय भर रहा है। ठीक है, देखिए क्या हुआ s हुआ फिर s हुआ फिर p फिर s फिर p और फिर s। अब 4s तक तो हो गया। अब देखिए हमारा जो 4s के बाद क्या भरेगा, देखिए 4s के बाद हमारे नंबर आएगा हमारे पास 3d का, क्योंकि अभी 3d हमारा बचा हुआ है ना। देखिए 4s के बाद हमारा क्या भरेगा 3d। अब देखिए कौन सा आया ssp हुआ sps हुआ फिर d, इसके बाद हमारा क्या बचा हुआ है। अब देखिए 4s के बाद हमारा 4p बचा हुआ है, मतलब इसके बाद का क्रम होगा 4p का। उसी में से ठीक उसी में से देखते जाइए जिस तरीके से एरो गई हुई है। तो अब देखिए कौन सा होगा, फिर हमारा आएगा क्या 5s का। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो 5s की एनर्जी है वो 4p से ज्यादा है। यहाँ पे जो 4s की एनर्जी है वो 3d से कम है। ये क्या 4s की एनर्जी 3d से कम है, इसलिए ये 4s 3d से पहले भर जा रहा है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ किस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे। और जब प्रैक्टिस होगी कई बार आप कई एटम्स को लेकर के उनके
कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे या इसको कई बार लिखेंगे तब आपको याद हो जाएगा। अभी हम इसको थोड़ा सा शार्ट ट्रिक बताते हैं कि याद करने के लिए। देखिए SSP हुआ, SPS हुआ, DPS हुआ, फिर से देखिए 5S के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 5S के बाद हमारे पास आ रहा है 4D। क्योंकि अभी 4D हमारा बचा हुआ है, ठीक है 4D। अब देखिए कौन सा नंबर आएगा, S हुआ, P हुआ, फिर S, PS, DPS, फिर D। अब की बात किसका नंबर है, अब देखिए 5P। देखेंगे क्यों, क्योंकि 5S भरा हुआ है, 5P है ना। इसके बाद किसका नंबर आएगा, देखिए SSP हुआ, SPS हुआ, DPS हुआ, DP, फिर से S, यानी कि 6S। क्रम से देखिएगा आप 6S। अब 6S के बाद किसकी बारी आएगी, देख रहे हैं आप। अब बारी आएगी हमारी F की, तो F किस में आएगा, 3 में तो F है नहीं, 3 का हमारे पास 3 ही बनेंगे D तक। अब इसके बाद 4S हुआ, 4P हुआ, 4D। अब बारी आएगी किसकी, 4F की। कह सकते हैं कि 4F की जो एनर्जी है वो किस से ज्यादा है, 5S से ज्यादा है, 4D से ज्यादा है। इससे कह सकते हैं कि जो 4F की एनर्जी इसके बाद वाला चौथा सेल है, लेकिन जो 5वां सेल आएगा जिसमें SPDF होंगे उससे किस से ज्यादा, देखिए 4F 5S से भी ज्यादा, 5P से ज्यादा, भाई 4D से ज्यादा रहेगा क्योंकि चौथे सेल का D के बाद F आता है तो उससे ज्यादा रहेगा, स्वाभाविक है। तो 5S से भी ज्यादा है और 5P से 6S से भी ज्यादा है। देख लीजिए जो कि जो सेल इसके दूसरे सेल बाद यानी एक सेल छोड़ने के बाद आएगा छठा सेल, उससे भी ज्यादा इसकी एनर्जी है। इसके बाद देखिए किसका नंबर आएगा, 4F हुआ। अब देखिए 5 का S हुआ, 5 का भी, तो बात किसकी आएगी, 5 के D की। 5 का D हुआ, फिर आएगी बात 6 के P की। क्यों, क्योंकि 6 का S हो गया है और 5D फिर 6P। वहीं से देखिएगा फिगर में किस क्रम से उसको लिखा गया। अब देखिए बात किसकी आएगी, फिर बात आएगी S की। किसके S की, 7S की। क्यों, क्योंकि अब 7S की बात हुई, क्योंकि 6P के बाद 7S पे ही गया है। 7S के बाद देखिए कोई है हमारा 7S के पास। अभी देखिए, अब देखिए हमारे पास बात आएगी कि अब की बार 4F हुआ, 5D हुआ, 6P हुआ, मैंने FDPS हो गया। अब फिर से हमारे पास होगा F, यानी किसका F, 4 का F हो चुका है, अब हमारे पास होगा 5 का F। उसके बाद किसका F तो हो गया। अब बात आएगी D किसका होगा हमारा, P का 6D। अब किसकी बारी आएगी, फिर बारी आएगी हमारी P की। किसके P की, 7P की। देखिए उससे आगे तो कुछ लिखा नहीं गया मेरे हिसाब से, कुछ नहीं है ना। 7S 7P तक मतलब कितने हुए, 3 3 6, 3 9, 3 12 और 4 16, यहाँ तक 16 17 18 19, इतने टोटल हुए। मतलब ये क्रम होगा एनर्जी का बढ़ता हुआ, इसके थ्रू ही हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। अब देखिए ये फिगर आप देख लीजिएगा, इसी फिगर के थ्रू इसको उतारा गया है। अब इसको याद करने का आपको शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ कि आप इसको याद कैसे करेंगे। तो देखिए किस रूप में हम इसको याद कर सकते हैं। यही आप किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें सबसे पहले हम याद करने के लिए क्या करते हैं, इसको 3 3 के जोड़े में अलग करते हैं। देखिए SSP SPS, फिर देखिए क्या DPS DPS, फिर से क्या FDPS, इतना लंबा, फिर FD और P। तो याद करिएगा कैसे, देखिए पहले S और P, ये हुआ एक जोड़ा S P। तो जो S आता रहेगा उसको लिखते हुए उसके बाद का अंक लिखेंगे। फिर देखिए क्या, फिर से इसको छोड़े, फिर से क्या है SPS अलग अलग करिए, याद करिए SSP SPS। अब देखिए किसी बारी SPS हो गया। अब DPS, तो इसके बाद आप लिखिए DPS, ये होगा हमारा याद करने का क्रम। अब DPS के बाद फिर से DPS, फिर से अगेन DPS, ये हुआ। अब बारी किसकी आई, FDPS, मतलब यहाँ पे देखिए FDPS। उसके बाद फिर से हम लिख सकते हैं FDP और S। ये क्रम होगा हमारा इसको याद करने का। आप
इस क्रम के द्वारा अगर आप इस लाइन को याद कर ले जाते हैं तब आप इसको आसानी से भर ले जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे पहला यस, ये दूसरे का यस, ये तीसरे का यस, ये चौथे का यस, ये पांचवें का यस, ये छठे का यस, फिर यहाँ पे सातवें का यस। इसके बाद यस तो आ नहीं रहा है, पी तक ही लिखा गया, ठीक है। तो आप FDPS करके भी याद कर सकते हैं, तो FDP ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्योंकि यस इसलिए लिख जाता है कि हो सकता है भविष्य में और भी एलिमेंट्स की खोज हो तो वहां पे हमको इसकी जरूरत पड़े, ठीक। ना लिखे तो भी कोई बात नहीं, इसको याद करने का ट्रिक है बस। तो और पी के देखिएगा 1P 2P, यानी 1 में P होता नहीं, 2P 3P 4P 5P 6P और ये 7P, ठीक है। फिगर्स देखिएगा 7P। और डी की बात करें तो कौन सा होगा, डी किसमें होगा, 3 में 3D 4D 5D और 6D। फिर F तो सिर्फ 4F और 5F, ठीक है। तो ये है याद करने का तरीका। इसी लाइन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा 25 बार, कम से कम 25 बार इसको लिखिएगा। क्या, SSP SPS DPS DPS FDPS FDP, क्या, SSP SPS DPS DPS FDPS, इसी का क्रम है, इसको आप याद कीजिएगा, ठीक है। तो अब बारी आएगी कि ये तो आप बाउ प्रिंसिपल हो गया कि हम इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब कक्षक में भरेंगे तो सबसे पहले वह कक्षक को भरेंगे जिसके एनर्जी सबसे कम होगी, यानी लोअर एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये हुआ। अब बाउ प्रिंसिपल देखिए क्या हमको पढ़ना है, दूसरा नियम जो कि हमारा है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि पाउली अपवर्जन नियम। तो अब पाउली अपवर्जन नियम क्या होता है, हमने अबाव के नियम से पढ़ा कि हम इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, ऑर्बिटल की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। लेकिन जो अबाव प्रिंसिपल जो आधारित है किस पे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे। ये क्या कहता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी कक्षक में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनका जो स्पिन होगा, यानी उनका जो चक्रण होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। है तो उन्होंने कहा कि एक कक्षक में, किसी भी कक्षक हो, कोई भी कक्षक हो, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और वो दोनों इलेक्ट्रॉन, उनका जो चक्रण होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी अपोजिट होगा। और बात एक बताए कि या तो इसको, इनके नियम को दूसरे अनुसार से कहें तो इन्होंने कहा कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी एटम में, यानी किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, कह सकते हैं किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं उनका जो सेट होता है वो सेम नहीं होगा। कहने का मतलब कि इन्होंने कहा कि जो चारों क्वांटम संख्याएं होंगी किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए वो कभी भी सेम नहीं हो सकती हैं। कुछ नहीं तो अगर 3 बराबर हुई तो चौथा जरूर ही डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ठीक, इनको समझते हैं। तो ये दिया किसने था, ये दिया था हमें वुल्फगैंग पाउली ने 1926 ईस्वी में इस नियम को दिया था। और देखिए क्या कहा इनके नियम के अनुसार कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ये बात है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मतलब जो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे किसी भी एटम में, यानी किसी भी परमाणु में, कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर की, जो कि रखें क्या, चारों क्वांटम नंबर्स का एक सेट सेम रखें। देखिए है ना, हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, मतलब कि चारों क्वांटम संख्या का सेट सेम रखे। कहने का मतलब कि अगर n मान लेते हैं कि एक पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मान लीजिए और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के मान लीजिए, इसका n है और दूसरे में मान लीजिए n है बराबर, इसका मान लीजिए यल है, इसका मान लीजिए यल सेम है, इसका मान लीजिए ml है, इसका मान लीजिए ml सेम है। लेकिन जो चौथी क्वांटम संख्या होगी, क्या, स्पिन क्वांटम संख्या, जिसको हम ms से दर्शाते हैं, ms, ये कभी भी इक्वल नहीं होगी। क्यों, ये मान लीजिए इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, लेकिन ये चौथी संख्या कभी भी हो ही नहीं सकता कि ये इक्वल हो। इनका कहने का मतलब ये कैसे नहीं हो सकता, ml की वैल्यू जो आएगी किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, एक कक्षक में 2 होंगे तभी तो सेम कक्षक में अगर दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए आएगा तभी तो कह सकते हैं यहाँ ml की वैल्यू यही आएगी। अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम कक्षक हो, मान लीजिए ये कोई कक्षक हो, किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू ml आ जाए तो ये तो ठीक है, ml आ सकती है दोनों के लिए। लेकिन जो ms की वैल्यू होगी, यानी चक्रण जो इसका दिखाएगा, एक का ऐसे होगा तो एक का ऐसे, मतलब दोनों का सेम नहीं हो सकता, दोनों का चक्रण इस क्रम में नहीं हो सकता, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि इस क्रम में नहीं हो सकता। इन्होंने जो बताया था कुछ
कहें तो कुछ निषेध बताया था कि हाँ ऐसा नहीं होगा, यानी रिस्ट्रिक्ट किया था, कुछ रुकावटें बताई थी कि हाँ आप चाहे जैसे इलेक्ट्रॉन को नहीं बढ़ सकते सिर्फ ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, उसके लिए कुछ और नियम है जिसका पालन यानी जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, यही अगर 3 बराबर होती है तो चौथी हर हाल में बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे तरीके से उन्होंने क्या कहा, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। कहा कि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, और उनका रहना इसी पे डिपेंड करेगा कि उनका जो चक्रण होगा वो एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। कहे तो इस क्रम में होना चाहिए, ना कि इस क्रम में। ये वाला गलत होगा, ये हमारा सही होगा। ठीक, कि इस क्रम में उनका चक्रण होना चाहिए, ना कि इस क्रम में। उनके कहने का मतलब यही था। ठीक है, तो ये थी बात पूरी। फिर देखें कि क्या होगी कि हम इलेक्ट्रॉन से कैसे समझेंगे 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी कक्षक में, मान लीजिए ये यस है। ठीक है, यस ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं बताया मैंने, एक कक्षक। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए अगर पी की बात हम करें तो पी में कितने कक्षक होते हैं, पी की वैल्यू कितनी थी, 1। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी थी, 1। तो एल के लिए एम की वैल्यू कितनी थी, 3 मान मिल रहे थे एल के, यानी 2l+1। तो एल इसके लिए पी के लिए एल 1 था, तो 2l+1 2 है प्लस 1 3। तो कितने कक्षक, 3 कक्षक। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तब टोटल, कितने होंगे, 6। इसी तरीके से डी में कितने, 5। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब 10। ठीक इसी तरीके से जो हमारा एफ होगा उसमें 7 कक्षक बनेंगे, तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 14। कहने का मतलब एक कक्षक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो देखिए इसके अनुसार कि एक कक्षक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम कह सकते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा किसी भी ऑर्बिटल में, चाहे एस ले, पी ले, डी ले या एफ ले, तो जितने उसके ऑर्बिटल होंगे उसी का 2 गुना हम कर देंगे, तो वही होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो देखिए अब ये तो हम कक्षक में ऑर्बिटल की संख्या यानी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाले हैं। लेकिन अब बात करें तो किसी सेल के लिए हम किसी सेल में कैसे निकालते हैं, तो ये तो होगा हमारा उपकोष कह सकते हैं, सब सेल्स के लिए हमने निकाला। लेकिन अब सेल की बात करें, सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे हम निकालेंगे। देखिए क्या दिया गया यहाँ पे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स n इज इक्वल टू 2n²। मतलब ये फार्मूला दे दिया गया हमको कि किसी भी इलेक्ट्रॉन यानी किसी भी एटम के किसी एक निश्चित सेल का अगर क्वांटम संख्या हमको पता है तो हम उसमें पता कर सकते हैं कि उसमें कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे बात करें देखिए कैसे, अगर मान लीजिए n बराबर 1 हो तो उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n² पे रखेंगे तो कितना होगा, 2 गुणे 1 का स्क्वायर मतलब 2। अगर n बराबर 2 हो तब इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 गुणे 2 की घाते 2, मतलब 2 दूना 4 और दूना 8। अगर 3 हम मान लेते हैं n बराबर, तब देखिए कितना होगा, 2 गुणे 3 की घाते 2, मतलब 3 दूना 3 3 9 दूना 18। मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या होगी किसी भी n के लिए वो 2n² के बराबर होगी। किसी भी n के लिए जिसका मुख्य क्वांटम संख्या हमको दी गई हो, तो उस सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 2n² के बराबर होगी। ठीक है, तो ये था पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी पाउली का अपवर्तन सिद्धांत, जिन्होंने 2 इलेक्ट्रॉनों में विभेद बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे कैसे, किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह कैसे सकते हैं। ठीक है, कि वो रहेंगे तो, लेकिन उनका जो अपोजिट उनकी जो स्पिन होगी, उनका जो चक्रण होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। अब बात करें तो हमारा एक प्रिंसिपल और बच रहा है जिसका नाम है हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी यानी हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम। तो देखिए क्या कि ये जो हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी यानी हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम है, ये क्या कहता है, ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन किसी सबसेल में जब भरे जाएंगे, यानी ये सबसेल की बात करता है कि सबसेल में इलेक्ट्रॉनों को हम किस प्रकार से भरेंगे। तो ये कहता है कि जब हम किसी सबसेल में जाएं, जैसे जिसमें एक से अधिक कक्षा हो, एस सबसेल में हमारे पास सिर्फ 1 कक्षा होती है, लेकिन पी में 3 कक्षा होती है, डी में 5 कक्षाएं होती हैं और एफ में हमारे पास 7 कक्षाएं होती हैं। तो ये कहते हैं कि जब हम किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तब उनका जो क्रम होगा वो बता रहे हैं। देखिए क्या, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मतलब इस नियम के अनुसार, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स, क्या, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल पी डी आर एफ
मतलब ये उन सबसेल्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनका जो, यानी कहे तो ये उन कक्षकों के बारे में बात कर रहे हैं, पेयरिंग के उन कक्षकों में पेयरिंग की बात कर रहे हैं जिनमें जो सबसेल है उनका सेम है। और क्या, डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबसेल हैज गॉट वन इलेक्ट्रॉन ईच, दैट इज इट इज सिंगली ऑक्यूपाइड। कहने का मतलब पेयरिंग मतलब क्या होता है, जोड़ा बनना या युग्मन। इसको हुंड का युग्मन नियम भी कह सकते हैं, ठीक है, हुंड का युग्मन नियम का या बहुलता नियम का कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग यानी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा कब तक, इन द ऑर्बिटल, यानी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किसी कक्षक में बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल, जो कि एक सेम सबसेल से बिलोंग कर रहे हैं, यानी पी हो, डी हो, आर, एफ हो, डज नॉट टेक प्लेस, ऐसा होने की संभावना नहीं है, नहीं होगा, अंटिल मतलब जब तक कि ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबसेल, मतलब सभी कक्षक जो कि उस सबसेल से बिलोंग कर रहे हैं, यानी उस सबसेल के ही हैं, हैज गॉट वन इलेक्ट्रॉन ईच, मतलब सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाता है, दैट इज इट इज सिंगली ऑक्यूपाइड। कहने का मतलब इनके अनुसार किसी भी सबसेल में यानी किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग यानी इलेक्ट्रॉनों के जोड़े नहीं बनेंगे, कब तक, जब तक उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाता है, जिसको बोलते हैं सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन यानी सिंगली फील्ड ऑर्बिटल। तो वही इट इज सिंगली ऑक्यूपाइड, मतलब सभी जितने भी उसमें कक्षक है उसमें सभी एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाते। बात करें तो जैसे पी, डी और एफ की बात की, क्यों, क्योंकि यस में सिर्फ कितना ऑर्बिटल होता है हमारा, यस में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, तो इसमें भाई पहले एक ही आएगा तभी दूसरा आएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एस ऑर्बिटल को छोड़ करके, क्या, क्योंकि यस में एक ही, पी, डी और एफ, जो पी हमारे पास होता है, पी में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल है ना, पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल कुल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। कौन कौन सा होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, यही होता है हमारे पास। तो कहते हैं कि ये तो होता है, लेकिन इनमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल पी, डी, आर, एफ डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू दैट सबसेल हैज गॉट वन इलेक्ट्रॉन ईच, दैट इज ईच इज सिंगली फील्ड। मतलब बात करें पी की, तो पी में अगर इलेक्ट्रॉन आया, मान लिया पहला इलेक्ट्रॉन आया ये, ठीक, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब हम भरेंगे तो उन्होंने यही कहा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब कहने का कि यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, मतलब पेयरिंग नहीं संभव है। तो पेयरिंग तब तक नहीं संभव होगी जब तक कि सब सिंगली फील्ड नहीं हो जाएंगे। कहने का मतलब ये होगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब बात आएगी जब चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, तब शुरुआत होगी पेयरिंग की, उसके पहले नहीं होगा। मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन आया तब यहाँ पे, पांचवा आया फिर वो यहाँ पे, छठा आया तो यहाँ पे है। तो पेयरिंग का जो क्रम होगा वो ऐसा ही होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो इस कक्षक में, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो इस कक्षक में, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो इस कक्षक में, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तब यहाँ पे आएगा, पेयरिंग शुरू होगी। कह सकते हैं कि जो पी में पेयरिंग कब से शुरू हो रही है, चौथे इलेक्ट्रॉन यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन से। फोर्थ इलेक्ट्रॉन से क्या शुरू हो रही है, पेयरिंग, है ना। कहें तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जब चौथा इलेक्ट्रॉन पी में इंटर कर रहा है तब जाके पेयरिंग की शुरुआत होती है। इसी तरीके से अगर डी की बात करें, डी में हमारे पास कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक, ये 5 कक्षक, ये है हमारा डी। तो डी में पेयरिंग कब होगी, देखें कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा तब इसमें पेयरिंग शुरू होगी। तो डी में पहले इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे एक, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे और पांचवा यहाँ पे। पांचों के आप सब सिंगली फील्ड हैं, मतलब इस अवस्था को कहते हैं फुली हाफ फील्ड, यानी अर्ध भरा हुआ, आधा भरा हुआ, ठीक है। क्या कह सकते हैं, अर्धपूरित ऑर्बिटल यानी अर्धपूरित सबसेल, ठीक है। लेकिन जब इसको क्या बोलेंगे कि कंप्लीटली फील्ड यानी पूर्ण पूरित सबसेल, इसको अर्धपूरित सबसेल यानी हाफ फील्ड, इसको फुल फील्ड सबसेल। ये होगी हमारी फुल हाफ फील्ड की केस। और देखिए क्या कि अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा इसकी पेयरिंग कैसे शुरू होगी। अब 5 इलेक्ट्रॉन तो आ गए, लेकिन जो छठा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ, यहाँ पे। कह सकते हैं कि इसमें पेयरिंग जो शुरू हुई कहाँ से, छठे इलेक्ट्रॉन से, 6th इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, है ना। छठा इलेक्ट्रॉन जब आया तब पेयरिंग, 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिर पेयरिंग, 8वां भी, 9वां भी और 10वां भी। कहने का मतलब इनका यही कि
पेयरिंग तभी शुरू होगी जब सभी ऑर्बिटल के यानी किसी सबसेल के सभी ऑर्बिटल सिंगली फील्ड हो जाएंगे, यानी हाफ फील्ड, वो ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो जाएगा, तभी उसकी पेयरिंग शुरू होगी। ठीक, तो इस क्रम से, ठीक है। तो ये था हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, या कहें अधिकतम बहुलता का नियम, या फिर इसको हम कह सकते हैं हुंड का युग्मन नियम। तो ये हुंड के युग्मन नियम पे, यानी हुंड का युग्मन नियम था। इसी के अनुसार ही हम क्रम में कहें तो जब कक्षकों को हम भरेंगे, यानी सबसेल्स को, इलेक्ट्रॉनों को हम भरेंगे सबसेल्स में, तब इसका यूज और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने पढ़ा, अफबाउ के नियम को पढ़ा, उसका भी यूज हम करेंगे। ठीक है, तो बात करें तो ये जो सिंगली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये फुल फील्ड है और इसको अगर हाफ फील्ड कर दिया जाए तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। किसकी तुलना में? अगर यहीं पे एक और बना दिया जाए, मान लीजिए ये पी और बना दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हम इतना रख दें, ठीक, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो भी स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। ये क्यों होगा, इसके बारे में हम अपने अगले वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था पूरा तीनों नियम की, जिसके अनुसार हम इलेक्ट्रॉनों को किसी उपकोष में या किसी कक्षक में भरते हैं। अब बात आई हमारे आखिरी टॉपिक की, जिसको हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनों का, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का हमारा विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट कीजिए तो आपको डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।